इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। तो कुछ और निकाल के बताइए, इन सब का निकाल के बताएं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के बताना। कितने प्रोटॉन इसके और इसके, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 12। कौन सा चार्ज ज़्यादा है? प्लस चार्ज ना, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, तो बिल्कुल सही 10। और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा ना, तो 9 + 1 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। और इसमें क्या आपको दिख रहा है? तीनों की इलेक्ट्रॉन सेम है, और ऐसे स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। मैं भी आपको बताऊंगा 4 टाइप के स्पेसिस, है ना। न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे इसके? 23 - 11 12 और 9 और 8 ना, 16 में से 8 ना, ठीक है। बोलो क्लियर है? बोलिए, समझ में आ गया? क्लियर है? तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेते हैं? इंपॉर्टेंट टर्म्स पहला, हाँ 4 पढ़ने हैं, 5 4 बेसिकली पढ़ने, एक एक्स्ट्रा बता दूंगा, बस उसको लिख के रख लीजिएगा, काम नहीं आएगा। पहला है आइसोटोप्स। क्या समझते हैं आइसोटोप से? देखिए, किसी भी एलिमेंट के लिए कल मैंने बताया था 2 होंगे, एक होगा मास नंबर और एक होगा एटॉमिक नंबर, है ना। तो अगर आइसोटोप इज द सेट ऑफ न्यूक्लियस या सेट ऑफ स्पेसिस, जो कहें आप, सेट ऑफ स्पेसिस या एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो फिर डिफरेंट क्या होगा? बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल 1H1 1H2 1H3, इन सब में एटॉमिक नंबर कितना है? इन सब में एटॉमिक नंबर कितना है? 1, यानी कि सब हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर फर्क किसके लिए है? मास नंबर के लिए। इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, और इसे आप कहते हैं प्रोटियम, और इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसे आप कहते हैं ट्रिटियम, है ना। ये तीनों आपस में क्या हो गए? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि आइसोटोप के लिए क्या देखेंगे आप? आइसोटोप के लिए क्या देखेंगे? सेम क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। और डिफरेंट क्या होना? अरे डिफरेंट क्या होना चाहिए? बस बात खत्म, है ना। जैसे कार्बन के वैसे 15 आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन हम सारे आइसोटोप्स की बात नहीं करते, क्योंकि कुछ आइसोटोप जो होते हैं वो स्टेबल ही नहीं होते। अब मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आए, जैसे दुनिया का सबसे कीमती एलिमेंट कौन सा है? कौन सा? डायमंड तो एलिमेंट ही नहीं है, पहली बात। आगे प्लैटिनम, है ना। वर्ल्ड का सबसे महंगा एलिमेंट है ना, क्योंकि इसका शॉर्ट लाइफ पीरियड ही बहुत ही कम होता है, लाइफ पीरियड ही काफी कम होता है, और इसका लाइफ पीरियड लगभग 12 मिनट का होता है। मतलब खुदा ना खास्ते आपने फ्रांसियम इकट्ठा कर भी लिया तो 12 मिनट के बाद छू खत्म, इसको यूज की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, कोई जरूरत ही नहीं है ना। फ्रांसियम कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसीलिए इसका कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही जानना है सर, बस ऐसे ही है। तो कभी तुमने सुना है क्या कि किसी ने फ्रांसियम का गहना बनवाया? क्यों? इसकी जरूरत ही नहीं है यार। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है, लेकिन एलिमेंट्स नोन है तो है, जो हमें नोन है, जो इतने बारे में, जिसके बारे में हम जान सकते हैं उसके बारे में तो जानेंगे ना, है ना। ठीक है, तो सबका शॉर्ट लाइफ, सॉरी, सबका लाइफ उतना बड़ा नहीं होता। अच्छा, कुछ का बहुत बड़ा होता है। जैसे जब आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, तो आपको मालूम चलेगा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होने में 1000-3000 साल लग जाता है ना। तो घर पे जाके गूगल करिएगा, आपको मिलेगा। एक गांव था बहुत पहले, उसका नाम था चरकोविक, रसिया के आसपास का चरकोविक। एग्जैक्टली स्पेलिंग मुझे नहीं याद है ना, तो हो सकता है स्पेलिंग इधर उधर हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया था। न्यूक्लियर रिएक्शंस किस काम में आती हैं? बिजली प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पर भी बिजली प्रोडक्शन चल रहा था, लीक हो गया एक बार, और उससे क्या हो गया, सब के सब रेडियो एक्टिव, मतलब जितने भी पूरे का पूरा गांव था वो रेडियो एक्टिव इन्फेक्शंस में आ गया। अब अगर उस गांव में सबको जिंदा रखा जाता तो 3000 साल लगते उस आदमी के शरीर से इन्फेक्शन जाने में, जो कि पॉसिबल था नहीं। तो उस पूरे के पूरे गांव को, उसके अगल बगल वाले 2-4 गांव को मरने के लिए छोड़ दिया गया, है ना। पढ़िएगा, चरकोविक मिलेगा आपको, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा तो सुने होंगे नाम, है ना। ठीक है, तो सारे स्टेबल नहीं होते। तो कार्बन के 2 बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, C12 और दूसरा C14। याद आ रहा है? आपने पढ़ा भी होगा। कार्बन डेटिंग किससे करते हैं? C14 से करते हैं। कार्बन डेटिंग हम यूज करते हैं एज निकालने के लिए, फॉसिल्स का एज निकालने के लिए, उसमें हम कार्बन 14 यूज करते हैं।
है तो ये भी कार्बन और है तो ये भी कार्बन, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम, फर्क कहाँ है मास नंबर में, यानी कि ये भी क्या है, आइसोटोप्स है ना। क्लियर है, हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, भूल गया लिखना मैं, ये पूछा हुआ है जेई का भी है, नीट का भी है। अब आप कहेंगे सर दोनों में कैसे, ऐसा होते रहता है ना, मतलब एक बार इन दोनों को पूछ लिया, एक बार इन दोनों को, ऐसे कर। जेई में तीनों एक साथ पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रिक। वैसे भी जेई के क्वेश्चन नीट में, नीट के क्वेश्चन जेई में आते रहते हैं, मेंस तक के। क्या हुआ, क्या बोल रहे, बोलो, हो गया, चले आगे। और नेक्स्ट टर्म है हमारा, अभी हमने पढ़ा आइसोटोप्स और अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप के बाद आइसोबार। स्पीशीज इस बार क्या होगा, हैविंग सेम मास नंबर, फिर डिफरेंट क्या होगा, बिल्कुल सही, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल, कार्बन का 14 और नाइट्रोजन का भी 14 है ना। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो मास नंबर तो सेम है हमारा, डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर है ना। वैसे ही पोटेशियम का भी एक होता है 40 और कैल्शियम का भी होता है 40 है ना। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, आइसोबार्स है ना। ठीक है, हो गया आइसोबार। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो जाएगी इस बार। तो जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है ना, सॉरी एक में 8 हो गया, कार्बन तो फिर नाइट्रोजन 7 और कार्बन 14 8 16, तो न्यूट्रॉन की संख्या 8 और इधर भी 8 हो गया, बढ़े आगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमने कौन कौन सा देख लिया था, ये चौथा है आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या इसे ही लिख देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक भी। स्पेसीज नाम से ही क्लियर है, आइसो का मतलब ही होता है सेम है ना। याद है बचपन में आपने सुना होगा आइसो बार, प्रेशर सेम है ना। आइसो का मतलब ही होता है सेम है ना। तो आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रिक सेम, तो क्या सेम होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर किसी स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, जैसे अभी आपको दिया था एग्जांपल Na+ और F- का, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम थी ना है ना। वैसे ही Mg+2 और एल्युमिनियम +3 निकाल के बताइए क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितने आए, 10, बिल्कुल सही है ना। तो ये भी कैसा होगा, 10 और 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये 12 थी ना और +2 है ना, यानी कि प्रोटॉन ज्यादा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम। मैंने पहले भी कहा था आपको प्रोटॉन में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन में सिर्फ छेड़छाड़ कर सकते हैं है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पॉजिटिव वाले में मिलेगा आपको, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, जेई नीट बोर्ड सब जगह मिलेगा आपको। और निगेटिव में मिलेगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन, नियॉन नहीं यार एक और है, फ्लोरीन से पहले कौन आता है, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नहीं N-3। इन 6 के इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 10, निकाल के देख लीजिए, इसका 9, इसका 8, इसका 7, इसका 11, 12, 13, इन 6 स्पेसीज के इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 10 है ना। और आप देखेंगे जेई सवाल, जेई का देखें, नीट का देखें, बोर्ड का देखें, हर बार यही 6 रिपीट मिलेंगे। तो इन 6 को एकदम कंठस्थ कर ही लीजिएगा है ना, घूम फिर के आपको ये कहीं ना कहीं दिखते ही रहेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। इसे सीट वीट में भी देखोगे ना, एलएन का, पीडब्ल्यू का, वहां पे मिलेगा, यही मिलेगा बार बार। आइसो इलेक्ट्रिक अगर मिला तो इसके दर्शन जरूर होंगे, फिक्स बात। हो गया, बढ़े आगे, ओके। इन 6 को घेर कर लिख लीजिए है ना, ये 6 याद रख लीजिएगा तो आइसो इलेक्ट्रिक का बेड़ा पार है। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आया आज तक आइसो इलेक्ट्रिक में, अगर आएगा तो एटॉमिक नंबर देगा, आप निकाल लेंगे खुद ब खुद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। एक एटम में बेसिकली 2 ही पार्ट होते हैं, किसी भी एटम के 2 ही पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेशनरी और दूसरा होता है रिवॉल्विंग है ना। एक एटम के कितने पार्ट, 2 पार्ट, एक स्टेशनरी और दूसरा रिवॉल्विंग। स्टेशनरी का मतलब कौन सा, न्यूक्लियॉन है ना, मतलब जो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और रिवॉल्विंग में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक, टोटल कितने पार्ट हो गए, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक, तो मैं इधर लिखता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, -e से, और इसको n से। ठीक है, क्या हुआ, ये चार्ज है इस पे, जहां पर E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इस पे होगा +E, और इस पर चार्ज कितना होगा, 0। ठीक है, इस पे चार्ज हो गया 0। उसके बाद आप याद रखेंगे मास,
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और प्रोटॉन में 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो पता था, ये समझाने के लिए बस बताया था आपको। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 43 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन आएगा जो आपको एटॉमिक मास को डिराइव करने में काफी हेल्प करेगा। क्या आप देख रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना का फर्क है? 10⁻⁻4 का, यानी मास ऑफ प्रोटॉन से 10,000 गुना कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इसका मास 1 था तो ये 1/10,000, अगर ये 10,000 है तो इसका मास 1 है कि नहीं? यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत 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 बड़ा है कौन? और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग बराबर है, थोड़ा सा फर्क है 26 और 43 का, है कि नहीं? ठीक है। अब अगर कहीं पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर 10,000 ये है और ये 1 है तो 10,000 में 1 जोड़े या घटाए कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा, तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे बस यही एक बात बतानी थी, इसके बाद हम लोग चालू करेंगे एटॉमिक मास। पहले इसको नोट कर लीजिए, हो गया? आइए अब चालू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और आप एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नाम से ही क्लियर है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा? एटम का मास, है ना। एटॉमिक मास को अगर मैं ऐसा लिख दूं मास ऑफ 1 एटम, तो कोई पाप लगेगा क्या? है कि नहीं? बिल्कुल। और एक एटम में मास में किस किस के मास इंक्लूड होंगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। लिख सकता हूं ना, है ना, क्योंकि एटम में 3 ही चीजें तो हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर मुझसे कोई कहा एटॉमिक मास तो मैं क्या कहूंगा कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, सिंपल। अब इसमें से किसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में 10,000 गुना छोटा है। तो अगर मैं 10,000 में 1 को जोड़ू या घटाऊं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में पड़ेगा, इस बात को समझिएगा, लेकिन प्लस और माइनस में नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर डिवीजन में तो 0.1 से भी फर्क पड़ जाएगा, है कि नहीं? मल्टीप्लीकेशन में भी 0.1 से भी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जोड़ घटाव में नहीं ना पड़ेगा। जोड़ घटाव में 1 कम या 1 ज्यादा 10,000 में कोई खास फर्क नहीं पड़ना है ना। तो यानी कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेइज्जत करके निकाल देंगे, है कि नहीं? हाँ, निकल Mp प्लस Mn, है ना। अब क्या किसी एटम में एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन होंगे? ऐसा जरूरी नहीं, है ना। तो हम इसे लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन को लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन तो यही होगा ना, एक प्रोटॉन का मास इनटू कितने प्रोटॉन है कि नहीं। जैसे अगर एक टोकरी में मैं 10 सेब दे दूं, 10 एप्पल दे दूं, और फॉर एन एग्जाम्पल बोल दूं कि एक एप्पल 1 kg का है, तो 10 का मास, तो क्या किया आपने? 1 इंटू 10, यानी कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। वेरी सिमिलर टू दैट, इसको क्या लिख दूंगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन का, यहीं लिख देता हूँ। बोलिए, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक बात बस याद रख लीजिएगा, हालांकि मैं उसे प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, और वो ये, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड विच इज अज्यूम टू बी 1 AMU। ये AMU क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, हाँ बिल्कुल सही। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। मैं आपको इसका एग्जैक्ट डिटेलिंग दूंगा, है ना, इसका क्या सेंस बनता है ये भी बताऊंगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास तब बताएंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए बस आप इसको दिमाग में रख लें, है ना। मैं प्रूफ कर दूंगा 1 AMU क्यों माना था हमने, ठीक है, आप टेंशन ना लें, बस फिलहाल आप दिमाग में ये रख लें, ठीक है। अब बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू 1 AMU ना, बोलो, प्लस क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू अगेन 1 AMU ना। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? और नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर मैं सुविधा के लिए P से दिखा दूं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को दिखा रहा हूं N से, तो मैं लिख सकता हूं ना P प्लस N इंटू AMU। क्या मेरी बात समझ में आई? P प्लस N क्या था? न्यूक्लियॉन्स। P प्लस N को हमने क्या कहा था? और इसी को हमने कहा था मास नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी के मास नंबर में जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर कितना हुआ? 1। अगर हाइड्रोजन के मास नंबर में आप यूनिट लगा दें
कितना AMU का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटॉमिक मास में। अब समझ में आया एटॉमिक मास और मास नंबर का फर्क, जो मैंने कल कहा भी था आपको कि एटॉमिक मास का कुछ यूनिट होगा जबकि मास नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है ना। जैसे अगर मैं लिखता हूं 2 हीलियम 4 और आपसे पूछूं इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 4 नहीं होगा, 4 AMU बोलना होगा आपको, है ना। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? जैसे अगर मैं कहूं सोडियम, एटॉमिक मास, बिल्कुल सही, समझ में आया? क्लियर है ना। तो आओ इधर लिख ही देता हूँ, सबस्टेंस आपको बताना है एटॉमिक मास। बताइए, कार्बन का एटॉमिक मास, बिल्कुल सही 16, और इसका बात समझ में आई? मास नंबर के आगे अगर आप AMU लगा देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एटॉमिक मास में, है ना। तो हम कंक्लूडिंग पॉइंट लिख देते हैं, इफ वी प्लेस AMU जस्ट आफ्टर किसके? मास नंबर, इट बिकम्स, क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास, है ना। चलिए अब नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े, ये हो गया। अच्छा, आपने बहुत जगह देखा होगा कहीं कहीं एटॉमिक मास लिखा रहता है, कहीं कहीं एटॉमिक वेट लिखा रहता है। क्या फ़र्क होता है मास में और वेट में? क्या आपने कभी सोचने का कोशिश नहीं किया क्या होता है फ़र्क? नहीं पता? थोड़ा सा आइडिया लगाओ। एक्चुअली ये कन्फ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका वजन कितना है, आपका वेट कितना है, तो आप कितना बोलते हैं? यूनिट किस में देते हैं आंसर? जो कि गलत है। वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो आपको बोलना चाहिए था, जैसे मान लीजिए कि मेरा वजन 90 किलो है, तो मुझे बोलना चाहिए था 900 न्यूटन। देखिए, अच्छा पहले आप नोट कर लो, हो गया? अरे बहुत छोटा छोटा चीज़ है यार। आइए देखिए, आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में ही, हालांकि ये सब ज़्यादातर फिजिक्स में ही काम आएगा। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ध्यान से समझिएगा। मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ, और वेट का मतलब होता है फोर्स, और वो भी कौन सा? ग्रेविटेशनल वाला वेट। देखिए, ऐसा इसलिए होता है ना कि हमारे मतलब जनरल प्रैक्टिस में कुछ कमजोरियां हैं। जैसे आप बोलते होंगे कहीं सी दुकान में जाके कि जेरोक्स करा दीजिए, बोलते हो ना। अगर आप गूगल करेंगे तो जेरोक्स कोई वर्ड ही नहीं है ना। जेरोक्स वाज द फर्स्ट कंपनी हु बिल्ट द मशीन ऑफ फोटोस्टेट। वर्ड था फोटोस्टेट, लेकिन जेरोक्स पहली कंपनी का नाम था जिसने फोटोस्टेट की मशीन बनाई। तो अब उसी के नाम से दुनिया जान गई, जेरोक्स 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 जेरोक्स, है ना। जैसे एक और कॉमन मिस्टेक बताता हूं, आप घर में कहते होंगे सर्फ है क्या? हाँ, सर्फ एक कंपनी है जो डिटर्जेंट बनाती है। तो असली नाम क्या था? डिटर्जेंट, लेकिन आपने पॉपुलर कैसे कर दिया? सर्फ के नाम से। वही हालत यहां भी है। आपसे जब पूछा जाता था ना कि वेट कितना है, तो वेट बताना चाहिए था आपको यूनिट में, न्यूटन में। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, है ना। यानी कि इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स है ना, तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन। अरे फोर्स का यूनिट क्या होता है? और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा? मास का, किलोग्राम, है ना, ग्राम, जिसमें भी आप मेजर करो। जैसे अगर कोई इस आदमी से पूछता है कि तुम्हारा वजन कितना है, तो ये बताता है 40 kg। सही है कि गलत है? क्योंकि उसको बताना चाहिए था 40 इंटू 9.8 न्यूटन। ये मास है इसका 40 kg। वेट कितना होगा? 40 इंटू 10 ना, mg ना। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, है ना। तो आंसर होना चाहिए था 400 न्यूटन, है ना। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि वेट कितना है, तो क्या बताइएगा? न्यूटन में, है ना। आइए, मास और वेट समझ में आया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या एटम्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है? नहीं करता। अगर आपने कभी जीवन में अगरबत्ती जलाई है तो धुआं किधर जाता है? अगर एटम पे ग्रेविटेशन फोर्स काम करता तो धुआं ऊपर ना जाकर नीचे बैठ जाता। यानी कि एटम्स पे ग्रेविटेशन फोर्स काम, यानी कि एटॉमिक मास कहिए या एटॉमिक वेट कहिए, बात
एक ही है। बात समझ में आई? यही सबसे इंपॉर्टेंट बात था। एटम्स डू नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है ना। हेंस आप चाहे एटॉमिक मास कहे चाहे एटॉमिक वेट कहिए, बात एक ही है। बोलिए, समझ में आया? चलिए कॉपी करें फिर। तो आज के बाद अगर कोई पूछे ना, तब बाबू कितना वजन है तुम्हारा, तो बोलना 1 सेकेंड, ठीक है। और उसको थोड़ा और तंग करने का मन हो तो 9.8 से गुना करके बताना। 10 से गुना करोगे तो हो सके समझ भी ले, 9.8 से जब गुना करोगे तो काफ़ी विचित्र सा डिजिट आएगा, है ना। मेंटल नहीं हो गया? फिर समझाना, तब तो समझ में आएगा कि सही पढ़ रहे हो, है ना। फिर कहना कि देखिए आप तो गलत पढ़ा रहे थे, आपको नहीं पता था, आपको गलत पता था। लेकिन ये वो वाली बात हो गई कि आप अस्पताल में जाए और किसी से पूछे सर चिकित्सक कहाँ है, कोई नहीं बताएगा। हो गया? तो बस। हाँ बाबू, बोलो बोलो। कहाँ छूट गया? कहाँ कितना? थोड़ा सा छूट गया। हो गया ना? हो गया? तो बस हमारा समय भी हो गया, हमें इतनी ही देर की इजाज़त मिली है। खैर आइए। वैसे भी यार सुबह से मेरा चौथा क्लास है ये। आइए समराइज़ करते हैं हम लोग, फिर निकलते हैं। हमने पढ़ा आज 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स, और उसमें सबसे पहला हमारा था आइसोबार्स। आइसोटोप था, इसके पहले भी था। ओह भाई साहब, हाँ, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सीधे सीधे आप याद रखें, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंस मास नंबर, बात खत्म। अगर आपको कन्फ्यूजन आएगा, जो कि आता है कुछ दिन बाद आएगा, इसको याद रख लीजिएगा, इस एग्जाम्पल को, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, है ना। तो इतना तो आपको याद रहेगा कि हाइड्रोजन है तो 111 ही होगा, तो यानी ऊपर वाला ही चेंज हो रहा होगा। ऊपर वाला यानी कौन सा? मास नंबर, बात खत्म। नेक्स्ट, आइसोबार, उसका उल्टा होगा, कहानी खत्म। आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, और उसके बाद आइसो इलेक्ट्रिक, सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बात खत्म। चलिए, इन 6 को अगर आप याद कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, नेग्लेक्ट किसको कर सकते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। अच्छा, फिर हमने कहा था कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन को कितना माना है हमने? 1 AMU, है ना। और एटॉमिक मास को हमने लिखा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और अब बचा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना इंटू 1 AMU, और जितने न्यूट्रॉन होंगे उतना इंटू 1 AMU, क्योंकि 1 AMU इज द मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन एंड सिंगल प्रोटॉन। तो अब यहां से हमें निष्कर्ष क्या निकला कि मास नंबर में किससे गुना करना पड़ेगा? AMU में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटॉमिक मास में। क्लियर है? फिर हमारा आता है मास और वेट में क्या फर्क है। मास का मतलब अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, है ना, और वेट का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन दैट। दैट्स वाई वेट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, क्योंकि फोर्स क्या है? वेट है ना। जबकि सॉरी, फोर्स क्या है? वेट है, मैंने बोल दिया। वेट क्या है? फोर्स है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। जबकि मास क्या है? अमाउंट है, किलोग्राम में, ग्राम में, टन में, जिसमें मेजर करना है कर लीजिए। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं।